बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात मुंबई से 290 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा टाउन है मालेगान। मालेगान में मुसलमान आबाद हैं। 8 सितंबर 2006 को यहां एक वाकया पेश आया। मालेगान के कब्रिस्तान के साथ किसी ने साइकिल पर 2 बम लगा दिए। जुमे की नमाज के बाद ये बम फट गए, जिसके नतीजे में 37 मुसलमान शहीद हो गए। भारतीय एजेंसियों ने हस्ब रवायती सानहे की जिम्मेदारी 4 मुसलमान नौजवानों पर डाल दी। एजेंसियों का मौकफ था कि इन धमाकों में इस्तेमाल होने वाला आरडीएक्स सिर्फ मुसलमान तंजीमों के पास होता है। ये केस अदालत में गया तो मुसलमान नौजवानों पर जुर्म साबित न हो सका। यूं मालेगान के 37 मासूम मुसलमानों का खून सरकारी फाइलों में दब गया। ये कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा 18 फरवरी 2007 को सामने आया। उस दिन भारत से पाकिस्तान आने वाली समझौता ट्रेन में दहशतगर्दी की वारदात हुई। दहशतगर्दों ने समझौता ट्रेन के दरवाजे बंद करके उसे आग लगा दी, जिसमें 70 अफराद जिंदा जल गए, जबकि 50 से जायद शदीद जख्मी हुए। जिंदा जल जाने वाले मुसाफिर पाकिस्तानी शहरी थे। भारतीय हुकूमत ने इस वारदात का इल्जाम पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों पर लगा दिया। यह कहानी का दूसरा हिस्सा था। कहानी का तीसरा हिस्सा मई 2008 को शुरू हुआ। मई के महीने में भारत के शहरों बंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और फरीदाबाद में धमाकों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान 29 सितंबर 2008 को मालेगान में एक और धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए। इस वारदात के बाद इन धमाकों की तहकीकात एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत कुरकरे के हवाले कर दी गई। हेमंत कुरकरे रॉ का एक साबिक ऑफिसर था। ये भारत का चोटी का एंटी टेररिज्म स्पेशलिस्ट था और इंतहा दर्जे का ईमानतदार अफसर समझा जाता था। कुरकरे ने जब इन धमाकों की इंक्वायरी शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि इंडियन आर्मी के अंदर दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप में 5 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस ऑफिसर और इंटेलिजेंस अदारों के अफसर भी शामिल हैं, और इनका सरगना कर्नल श्रीकांत प्रोहत है। कर्नल प्रोहत ने 2006 में मकबूजा कश्मीर से 61 किलोग्राम आरडीएक्स खरीदा था। ये आरडीएक्स समझौता ट्रेन, मालेगान और बाकी शहरों में धमाके करने में इस्तेमाल किया गया था। कर्नल प्रोहत से मालूमात उगलवाने के लिए तफ्तीश का जदीद तरीन तरीका नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट इस्तेमाल किए गए थे। इस तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि कर्नल प्रोहत के राब्ते हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं। इन तंजीमों में एक तंजीम एबीनाव भारत भी शामिल है। कर्नल प्रोहत न सिर्फ इन्हें बारूद फराम करता रहा था, बल्कि उन्हें धमाकों का प्लान बनाकर भी देता था। बाद एबीनाव भारत के कारकुन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके करते रहे। हेमंत कुरकरे ने कर्नल प्रोहत और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ कि कर्नल प्रोहत ने पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की बेशुमार वारदातें करवाई थी। इसी दौरान हेमंत कुरकरे पर इंडियन आर्मी और हुकूमत की तरफ से कर्नल प्रोहत को छोड़ने के लिए शदीद दबाव आया, लेकिन हेमंत कुरकरे ने यह मुतालबा मानने से इंकार कर दिया। नवंबर 2008 में कुरकरे कर्नल प्रोहत की वारदातों के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार कर रहा था, लेकिन अभी इस रिपोर्ट के चंद इब्तदाई इंकशाफात सामने आए थे कि 26 नवंबर को मुंबई में किसी खुफिया हाथ ने हेमंत कुरकरे और उसके 2 अहम साथियों को गोली मार दी। हेमंत कुरकरे के मरने के बाद 29 नवंबर 2008 को भारतीय अदालत ने कर्नल प्रोहत को जमानत पर रहा कर दिया, जबकि उसके खिलाफ तहकीकात भी रोक दी गई। खासुरात मुंबई में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के चंद नॉन स्टेट एक्टर्स ने एक वारदात की, और अभी तक ये भी पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि ये लोग वाकई पाकिस्तानी थे, मगर भारतीय हुकूमत ने इस वारदात की आड़ में पाकिस्तान के लिए जंगी माहौल पैदा कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान से चंद ऐसे लोग तलब कर रही है जिनके खिलाफ पाकिस्तान में कोई एफआईआर दर्ज नहीं, जबकि इसके मुकाबले में हम कर्नल श्रीकांत प्रोहत जैसे मुजरम, जो भारत के सैकड़ों मुसलमानों और समझौता एक्सप्रेस के पाकिस्तानी शहरियों का कातिल है, और जिसे भारत की अपनी एजेंसियों ने मुजरम करार दिया था, और जो वाकई भारत का स्टेट एक्टर है, हम उस कर्नल को भी तलब नहीं कर रहे। क्या हमारी हुकूमत को भारत से कर्नल प्रोहत को हवाले करने का मुतालबा नहीं करना चाहिए? और अगर हम पाकिस्तानियों के कातिल को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा नहीं कर रहे, तो हमारी इस कमजोरी का क्या मतलब है?
یہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے۔ ہمارا دوسرا سوال، حکومت نے قومی سلامتی کے مشیر جنرل محمود علی درانی کو فارغ کر دیا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر اجمل قصاب کو پاکستانی تسلیم کر لیا تھا۔ کیا جنرل درانی کی یہ جسارت یہ ثابت نہیں کرتی کہ حکومتی صفوں کے اندر کوارڈینیشن کی شدید کمی ہے؟ اور تیسرا سوال، آج امریکہ کے نو منتخب نائب صدر جوزف بائیڈن پاکستان کے دورے پر ہیں۔ یہ کیوں تشریف لائے؟ کہیں یہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تو تشریف نہیں لائے؟ چوتھا سوال، آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعتراف کیا کہ مشرقی سرحدوں کی صورتحال نازک ہے۔ اور پانچواں سوال، بھارت نے امریکن CIA کے ذریعے 52 صفحات پر مشتمل الزامات یا ثبوت پاکستان بچوائے تھے۔ ہم نے آج ان الزامات کا جواب دے دیا ہے۔ یہ جواب کیا تھا؟ اور چھٹا اور آخری سوال، 1.5 گھنٹہ پہلے لاہور میں بم دھماکے ہوئے، کیا یہ بم دھماکے کسی کرنل پروہت کی واردات نہیں ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواتین، جس طرح اعتماد اور بدتمیزی میں اور مصلحت اور بغیرتی میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح احتیاط اور بزدلی کے درمیان بھی بال برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اور قومیں اس بال برابر فاصلے کا خیال نہ رکھیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس وقت احتیاط کے دائرے سے نکل کر بزدلی کے غار میں گر گئی ہیں۔ احتیاط یہ ہوتی ہے ناظرین کہ آپ جرم، غلطی اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، جبکہ بزدلی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں، غلطیوں اور جرموں کی سزا بھگتنے پر تیار ہو جائیں۔ خواتین، دنیا میں 3 ایسے جذبے ہیں جو اگر ایک بار انسان سے جدا ہو جائیں تو یہ کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ جذبے غیرت، عزت اور جرت ہے۔ انسان اگر ایک بار بزدل ہو جائے تو وہ کبھی دوبارہ جرت مند نہیں ہوتا۔ انسان اگر ایک بار بغیرت ہو جائے تو وہ کبھی دوبارہ غیرت مند نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک بار انسان کی عزت نفس چلی جائے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اور اگر ہم اس دنیا میں آبرو کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی غیرت، اپنی عزت اور اپنی جرت کی حفاظت کرنا ہوگی۔